स्कूल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिर्फ एक टेंस के बारे में, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, उस एक टेंस में हमने हर एक बेसिक टू एडवांस तक की लगभग हर एक डिटेल्स वहां पे ली है। ऐसे कैंडिडेट के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको डाउट आते हैं बेसिक्स में, तो वहां पे हमने उस एक टेंस में सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशंस को वहां पे लगभग हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन को क्लियर किया है। तो कोई भी डाउट अगर आपको आता है टेंस से रिलेटेड, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हमारे पास 12 जो टेंसेज हैं टोटल, उनमें से 12 में से एक हमने किया, तो अभी हमारे पास 11 टेंसेज और भी रहते हैं। अब उन 11 की जब हम बात करेंगे तो उनके बारे में भी ऑलमोस्ट हम ऑल टाइप्स की बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो वो सारे सेंटेंसेस हम साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सभी टेंसेस के बारे में हमें डिस्कस करना, और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं किसी भी टेंस की, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है। तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें बात करेगा किसी भी ऐसे एक्शन के लिए, ऐसे काम के लिए जो आपके सामने तो होगा लेकिन वो आपके सामने कंटिन्यू होगा। अब जो आपके काम, जो आपके एक्शंस आपके सामने कंटिन्यू हैं सॉरी जो ऐसे एक्शंस जो कंटिन्यू है, उनके लिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। और ये टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताएगा कि आपका एक्शन जो है ना, अभी जब आप बात कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पे खड़े हैं, तो वो एक्शन अभी कंटिन्यू है। यानी हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, वह सो रहा है, हम खेल रहे हैं, वह आ रहा है, वह जा रहा है। ऐसे सभी सेंटेंसेस, यानी जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं, वो सारे यूज होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम से पता चलता है कंटिन्यू होंगे, यानी वो हमारे सामने लगातार चलते आ रहे होंगे। दैट इज कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो यहां पे कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ऐसे सेंटेंसेस को लेंगे जो कंटिन्यू हैं। अब हम कहें, यहां पे सबसे पहले आपके सामने आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहां पे पिछले टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब भी होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपके पास आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें आपके पास होंगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चारों चीजें आपके सामने होंगी। जब आप इन चारों चीजों की बात करेंगे तो यहां पे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये चारों अगर हैं तो ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। यानी अगर मैं कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट यहां पे लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं ही इज प्लेइंग अ गेम। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। यहां पे हमने कहा ही इज, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं आई एम प्लेइंग अ गेम। सेम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। यहां पे आप ऐसा कह सकते हैं दे आर प्लेइंग अ गेम। ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। यानी यहां पे जब हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास जो सब्जेक्ट होगा ना, कोई भी एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यहाँ पे इज होगी, आर होगी या फिर एम होगी। तीनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हमने इज का एग्जांपल लिया, फिर एम का और फिर आर का, तो यहाँ पे तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने हो सकती है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके सामने है। तो यहाँ पे, और ये एक ऐसा टेंस है जिसमें मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गलती करते ही नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मैं कहूँ ना, वह स्कूल जाता है, और जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है वो सेंटेंस कुछ ऐसा बनाएंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, जबकि ये गलत होता है।
यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये कहता है कि कोई भी आप जो डेली एक्शन करते हैं वो यहां नहीं आएगा, यहां वो एक्शन आएगा जो अभी आप कर रहे हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कर रहा हूं, मैं अभी पानी पी रहा हूं, ये सारे एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूस में होंगे। ये आपका लाइव एग्जांपल। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल जिसकी आप बात करें जो एक्शन आपका कंटिन्यू होगा और उस टाइम कंटिन्यू होगा जब आप यहां पे वो बात कर रहे हैं, देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब यहां पे भी, इसमें भी आप इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करें जहां पे आप ये कहें कि अगर एक सेंटेंस से 4 बनाने हो तो क्या करें। तो पहले आप कोई भी एक सेंटेंस लिखें, आई एम गोइंग टू मार्केट। आप ये एक सेंटेंस लिख देंगे, लिखने के बाद आप सेकंड सेंटेंस बनाएंगे इसी से नेगेटिव। तो जब आपको पता है जब भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप उसके साथ किसका यूज कर देंगे, नोट का। तो ये सेम सेंटेंस आपके सामने होगा, नोट का यूज कर देंगे। तो फिर आपका बनेगा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। जब आप यहां पे तीसरा बनाएंगे तो इसी में आप बनाएंगे, अब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे तो आप कहेंगे एम आई गोइंग टू मार्केट, और आप लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और जब आप इसी पे फोर्थ पे आते हैं एम, जब आप इसी सेंटेंस में और फोर्थ पे आएंगे तो आप कहेंगे एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये कुछ ऐसा सेंटेंस बनेगा। यानी आपके सामने सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आप 6 भी बना सकते हैं, आप 4 भी बना सकते हैं, लेकिन हम अभी 4 की बात कर रहे हैं तो हम 4 तक ही लेके चलेंगे। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमने अभी तक बात की, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप प्रेजेंट में होने वाले किसी भी एक्शन की बात करेंगे। और यहाँ पे आप अगर हिंदी में अब बात करें ना तो मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है रहा है, रहे हैं, रही है, कुछ ऐसा आपको अपने सेंटेंस के एंडिंग में मिलता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा कि वो इस काम को कर रहा है, वो इस एक्शन को कर रहा है, ये काम हो रहा है। और जब भी ऐसा होगा तो ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए, ऐसे भी किसी इवेंट के लिए जो आपके सामने कंटिन्यू है, हम मोस्टली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड टेंस पे। देखिए एक ही वीडियो में लगभग सारे टेंस हम कवर कर देंगे, और मैं आपको एक यहाँ पे टेबल भी बनवा दूंगा जिसमें हम बात कर सकते हैं सारे टेंसेस को कैसे एक टेबल की सहायता से सीखना है। एक टेबल से आप कंप्लीट टेंस को सीख जाएंगे, और उसको मैं आपको लर्न भी करा दूंगा कि किस प्रकार से आप कंप्लीट टेंस को लर्न कर सकते हैं सिर्फ एक टेबल की हेल्प से। अगर आप एक बार वो टेबल सीख जाते हैं तो फिर आपको टेंसेस मुश्किल लगने वाले नहीं है। नहीं तो मोस्टली बच्चों के साथ क्या होता है कि उन्होंने 10th कर ली, 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद भी उनको टेंसेस मुश्किल लग रहे हैं। वो कहते हैं, कई सारे तो ऐसे कहते हैं कि टेंसेस एक ऐसा चैप्टर है जो हम शुरुआत से कर रहे हैं आज तक आया ही नहीं। उसका रीजन ये है कि आपने उसको ठीक से नहीं समझा है। अगर आप उसे ठीक से समझते तो टेंसेस में है ही कुछ नहीं, बिल्कुल एक सिंपल चैप्टर है, डेली लाइफ का चैप्टर है, डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम कहते हैं ना टेंसेस के बिना इंग्लिश नहीं आती, और मैं कहता हूँ टेंसेस आने के, अगर आपको टेंसेस आ गए तो इसके बाद इंग्लिश आनी स्टार्ट होगी। यानी टेंसेस आने सबसे पहले जरूरी हैं। वैसे इंग्लिश को सीखने के लिए टेंसेस को कोई ऐसा नहीं है कि टेंसेस आ गए तो सब कुछ आ गया, लेकिन सबसे पहले टेंस अगर आपको आ जाते हैं इसके बाद ही तो इंग्लिश की स्टार्ट होती है, इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे टेंस के बाद की बात करेंगे, लेकिन पहले टेंस तक आते हैं। अब यहाँ पे कहता है नेक्स्ट टेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये आपके सामने क्या कहता है, देखिए नाम से ही पता चलता है। प्रेजेंट में पिछले में कहा था प्रेजेंट में कंटिन्यू, उससे पिछले में कहा था प्रेजेंट में इंडेफिनिट, अभी कह रहा है प्रेजेंट में परफेक्ट।
ऐसा एक्शन, ऐसा काम, ऐसा टास्क आपके सामने जो प्रेजेंट में है और परफेक्ट है, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब प्रेजेंट में है और परफेक्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेजेंट में तो चलो है, और वो प्रेजेंट में होके परफेक्ट कैसे होगा? कहता है आपने उस एक्शन को, उस टास्क को, उस काम को अभी अभी किया है, और जब आपने ऐसा किया है कि उसको अभी खत्म किया है, अभी वो आपके सामने एक्शन कंप्लीट हुआ है, तो फिर ऐसे टेंस में हम कहते हैं ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यानी इसकी अगर हिंदी में पहचान करें ना, तो इसके लिए दो बातें हैं, एक चुका है, चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, यहां पे चुकी है। इसी के साथ कई बार आपको मिलता है लिया है, लिए हैं, ली है, ऐसा भी आपको मिलता है। तो यहां पे कहता है आपके सामने होगा चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, लिया है, लिए हैं, ली हैं, ऐसे कोई सेंटेंसेस के लास्ट में मिलेगा। लेकिन ये इनफ नहीं है। हिंदी की पहचान से इंग्लिश के टेंस को पहचानना कोई लॉजिक की बात नहीं है। आप बहुत बार ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने तो आज मैच जीत लिया है, इट मीन्स अब आप ये बताइए वो मैच चल रहा है या हो चुका है? चल रहा है या हो चुका? आपने मैच जीत लिया है, हमने खाना खा लिया है, हम खाना खा चुके हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके थे। तो यहां पे यही तो डिफरेंस है बस। तो इस टेंस में आपको कहता है कि सबसे पहले आपके पास यहां पे भी एक सेंटेंस होगा, यानी एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। ये सारी चीजें आपके सामने होंगी इस टेंस में। और जब आपके सामने ये सारी चीजें होंगी, तो वो कहता है कि सब्जेक्ट तो आपका जो भी है वो हमेशा रहता है, यानी सब्जेक्ट में हम कोई भी नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके पास रहेगा हैज या फिर हैव, यानी या तो आपके पास हैज होगा या फिर हैव होगा, और उसके बाद मेन वर्ब एंड देन इट इज ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें ना हैज और हैव की, कि हैज कब होगा और हैव कब होगा, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको पता भी है। ही सी इट सिंगुलर और एनी नेम के साथ किसका यूज करेंगे? हैज का। आई, हालांकि आई को यहां पे मेंशन करेंगे हैव के साथ। वी, यू, दे, और प्लूरल के साथ यूज करेंगे हैव का। यानी हैज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और हैव का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। और यहाँ पे आई को भी आप प्लूरल में, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इज एम आर में एम के साथ जाएगा। इज एम आर की अगर हम बात, देखिए हम बात करते हैं इज एम आर, एम आर इज, तो इन तीनों में से अगर आपको आई लगाना तो आई किसके साथ जाएगा? आई के साथ एम, यानी एम के साथ आई। अगर आपके पास आता है हैज या फिर हैव, और इन दोनों में से अगर आप बात करें तो हैव किसके साथ जाएगा? आई के साथ, यानी आई के साथ हैव आएगा। अगर आप बात करते हैं यहां पे वॉज और वर की, तो वॉज वर में से आई आएगा वॉज के साथ, ना कि वर के साथ। अगर बात करें डू और डज की, डू और डज की अगर बात करते हैं तो फिर आएगा डू के साथ। तो यहां पे प्लूरल, यहां पे सिंगुलर, यहां पे प्लूरल, यहां पे एकदम अलग। तो आई हमारे पास कई बार ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे शो करता है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर के साथ आएगा या प्लूरल के साथ आएगा, और वहां पे आपको डाउट हो जाता है इसको कैसे काउंट करें। तो यहां पे इज एम आर प्रेजेंट में अलग से रहता है, वोज वर में सिंगुलर रहता है, अदरवाइज ये प्लूरल ही काउंट किया जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप इज एम आर की गलती आप कर जाते हैं ना, तो फिर इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये तो बेसिक में ही काउंट होते हैं और हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं वैसे यहाँ पे। अब हम किसी भी सेंटेंस के चार पार्ट यहाँ पे बना के देखेंगे, यानी कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने कहा दे हैव won the first
प्राइज, यानी वो फर्स्ट प्राइज जीत चुके हैं, यानी उन्होंने वो फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर लिया है, उनको मिल चुका है। इट मीन्स ये काम आपका, ये एक्शन आपका परफेक्ट हो चुका है। और ये आपका एक्शन जो है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट में हमारा ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, देन इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे कहते हैं दे हैव वोन द मैच, दे हैव वोन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, उनको फर्स्ट प्राइज मिल चुका है। अब जब यहाँ पे सेकंड बनाएगा ना, तो यहाँ पे कहेगा दे हैव नॉट वोन द फर्स्ट प्राइज, उन्होंने फर्स्ट प्राइज नहीं जीता है। दे हैव नॉट वोन द फर्स्ट प्राइज, तो ये नेगेटिव बनाएंगे, यानी आपका फर्स्ट टाइप है, ये आपका सेकंड टाइप है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप। फिर से वही, जब थर्ड टाइप की बात करता है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट से पहले आएगी, यानी आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको सब्जेक्ट से पहले यूज करना होगा। तो यहां पे कहेगा हैव दे won the first prize, क्वेश्चन मार्क, हैव दे won the first prize। और यहां पे ही बात करें तो ऐसा सेंटेंस जिसको हम लेते हैं फोर्थ नंबर पे, हैव दे, और ये नेगेटिव भी होगा, नॉट won the फर्स्ट प्राइज, क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने बनेंगे चार सेंटेंसेस। और अगर आपको ये चारों यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, आप एक सेंटेंस लिख के और अगर ऐसे चार चार की प्रैक्टिस करते हैं, चार सेंटेंस बना लेते हैं, तो फिर आपसे कोई भी गलती होने के चांसेस ही नहीं बचते हैं किसी भी टेंस में। वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, फिर परफेक्ट हो सकता है। हमने अभी तक तीन टेंसेस को क्लियर किया है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, और थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। ये तीनों टेंसेस के हमने चार चार सेंटेंसेस बना के देखे हैं। हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे, हर एक एस्पेक्ट को क्लियर किया है। दैट में भी सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर कब आएगा, प्लूरल कब आएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके इसके बाद भी टेंसेस जो बहुत कुछ है। असली बात अगर करें ना, इसके बाद ही टेंसेस स्टार्ट होते हैं, टेंस स्टार्ट ही इसके बाद होते हैं। जब आपके सामने जो पेपर की बात करें तो पेपर में आपसे वर्ब पूछा जाता है, वर्ब, जिसको हम जानते हैं एडवांस वर्ब के नाम से भी कई बार, वही तो है असली टेंस। वहीं से तो आपके सामने चैप्टर निकल के आता है कि वो जो वर्ब है, जो एडवांस वर्ब है, जब उसकी बात करते हैं तो फिर आपके सामने आंसर क्या होने वाला है, वहां पे आप आंसर क्या निकाल के लेके आने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते दे हैव गॉन टू मार्केट, दे आर प्लेइंग, दे हैव कम, दे हैव गॉन, नो। फिर आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, दो प्रकार के सेंटेंसेस कनेक्ट होंगे, और वहां पे उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद उधर अलग टेंस होगा, उधर अलग टेंस होगा, और दोनों सेंटेंस का कोई रिलेशन होगा, दोनों टेंसेस का कोई रिलेशन होगा। और ऐसे सेंटेंसेस जब आपसे पूछे जाएंगे, वही सेंटेंस तो एग्जाम में आते हैं। ऑलमोस्ट इस टाइप के सेंटेंसेस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, जब ये ही नहीं आते हैं, आपको ये आते नहीं, आप एडवांस वर्ब पे चले गए, आप वर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको नहीं आएंगे। उससे पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आते हैं नेक्स्ट टेंस पे। चलिए, अब नेक्स्ट में हमें नेम से पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी एक ऐसा टेंस है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस टेंस में आपके सामने ये प्रेजेंट तो है ही, ये परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूस भी है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, आपने अभी बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर आपने बताया प्रेजेंट परफेक्ट, अब आपने दोनों को मिला दिया। और इस टेंस को बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, यहां पे बहुत सारे डाउट आते हैं। यही तो टेंस है जहां पे दो टेंसेस को रिलेट कर देगा, दो को जोड़ देगा, दो को मिला देगा, और दोनों को मिलाने के बाद आपके सामने जो आंसर आएगा
दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें एक्शन परफेक्ट भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है, यानी परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। आपका एक्शन हो चुका है, फिर से होगा, फिर हो गया, फिर से होगा। आपका एक्शन बार बार होता है, रिपीटेड होता है, कंटिन्यू होता है, परफेक्ट भी होगा और कंटिन्यू भी होगा। वही तो ये टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। अब अगर ऐसे टेंस की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे समय दिया होता है, आपको एक टाइम मिलता है और टाइम के साथ वो चीज कंटिन्यू होती है। कोई भी जब आप ऐसी कोई बात करते हैं कि इसमें हम कहते हैं, वैसे याद रखने के लिए कहते हैं कि समय के साथ रहा है। वहां पे आया था रहा है, रहे हैं, रही है, लेकिन इसमें आएगा समय के साथ रहा है। जैसे आप ऐसा नहीं कह देते मैं 10 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, वह 5 साल से इस घर में रह रहा है, हम 5 साल से इस काम को कर रहे हैं, वह 20 साल से इस क्लास में पढ़ा रहा है, इस स्कूल में पढ़ा रहा है। कुछ भी ऐसा, आप ऐसा बहुत बार सोचते हैं कि मैं 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, मैं पिछले 10 मिनट से, 20 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ऐसा कुछ भी जो हो भी गया है, आपने कहा मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूं, यानी आप उस काम को रहने का जो आपका एक्शन है ना, आपने वो कर लिया, फिर रह रहे हो, फिर कंटिन्यू है, फिर रह रहे हो, फिर कंटिन्यू है। और जब ऐसा चलता है उसी को हम कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस की जब हम बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चलो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वो यहाँ पे आएगी हमेशा परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। देखिए प्रेजेंट है तो सबसे पहले परफेक्ट नाम आया आपके सामने, तो परफेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा देना। तो परफेक्ट में आपने अभी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, हैज या हैव, ठीक है। अब आपने कहा कि चलो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज या हैव। एक मिनट, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि हाईलाइट हो जाए, हैज या हैव, ठीक है। अब कहता है कि आपने ये तो लगा दी हेल्पिंग वर्ब तो, लेकिन जब भी आप दो टेंसेस को जोड़ेंगे ना, तो अपनी तरफ से बीन का यूज कर देना। जब भी आप दो टेंसेस को जोड़ते हैं तो इस प्रकार के टेंस में आपको अपनी तरफ से बीन का यूज करना है। और बीन के बाद आपको जो कंटिन्यूस दिया गया है ना, हेल्पिंग वर्ब आपने वहां से ले ली तो मेन वर्ब वहां से लेनी है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास यहां से आई है तो मेन वर्ब वहां से लेंगे, और वो कहेगा यहां पे आपके पास आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी यहां पे दो टेंस जुड़े हैं तो हमने भी दो टेंस को जोड़ा है। ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ये परफेक्ट से आई है, बीन इन दोनों टेंसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए आया है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस से आई है। अब जब दोनों को हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद अब आप कहेंगे यहां पे आपके सामने आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद आपके सामने निकल के आता है सिंस या फॉर का यूज। या तो आप यूज करेंगे सिंस या फिर आप यूज करेंगे फॉर। और सिंस और फॉर को लेके भी काफी सारे डाउट्स रहते हैं। और उसके बाद आपके पास बचता है टाइम, और बाद में आप टाइम मेंशन कर देंगे, कब से, कितने दिन से, कितने साल से। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे इस टेंस का थोड़ा सा बड़ा रहने वाला, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, समझने में बड़ा इजी है। आप कंप्लीट स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे परफेक्ट के अकॉर्डिंग। कंटिन्यूस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपने दो टेंसेस को जोड़ा है इसलिए आपने क्या लगाया, बीन। उसके बाद आपके पास आया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपने यूज किया सिंस और फॉर, और जब सिंस और फॉर यूज किया तो इसके बाद आपके पास जो भी बच गया, जो टाइम बचा है वो सारा यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर बात करें सिंस की, सिंस या फिर फॉर, तो पहले बात करेंगे सिंस के बारे में। आपको यह बताया जाता है कि सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, एक ऐसा टाइम जो कि निश्चित है, जो कि सर्टेन है, सर्टेन टाइम के लिए, और एक ऐसा टाइम जो कि अनिश्चित है, जो कि सर्टेन नहीं है, अनिश्चित समय के लिए। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे निश्चित और अनिश्चित के लिए सिंस और फॉर का जब हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि सिंस और फॉर
निश्चित और अनिश्चित से तो आज तक समझ में नहीं आए, फिर कैसे फाइंड आउट करें कि दोनों में से कौन सा लगाना है। चलो निश्चित और अनिश्चित को भूल जाइए, हम बात करें सिंस और फॉर की। ये आपके पास एक टाइमलाइन है, हमने कहा ये आपका टाइम है, ऐसा कोई भी टाइम आपको दिया गया है, आपने कहा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितना भी है, ये नंबर मान लो, ये मंथ ईयर्स कुछ भी मान लो आप इसको समझने के लिए। अब मैं दो तरह से बात कर सकता हूं, एक मैं कहता हूं कि ये एक वजह है, एक पीएम, एएम मान लो, पीएम मान लो, से कोई फर्क पड़ने वाला वैसे नहीं है, कितने भी ये बजे हुए, 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे जब कहता है कि जब आपके सामने ऐसे टाइम दिया और मैं आपको कहता हूँ 5 बजे, अब मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ 5 बजे, तो मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया, मैंने कहा ये है आपका 5 o'clock, 5 बजे, ठीक है, आप समझ गए 5 बजे। अब मैंने कहा 3 घंटे से, 5 बजे नहीं, 3 घंटे से, यानी आपने कहा ये लो, मान लो यहां से लेके 1 2 3, यानी अब आपने यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है, और जब आपने यहां पे चेंज किया तो यहां पे आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब कहता 3 घंटे से मतलब यानी यहां से और यहां तक जब ऐसी सिचुएशन आएगी, अब ये 3 घंटे यहां से यहां तक होते हैं, तो ये जो है इसको हम कहेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपने टाइम का एक पॉइंट दिया है कि इतने बजे, आपने 5 नहीं, आपने कहा 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये लो, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक पॉइंट आपने कर दिया कोई भी, ठीक है। आपने कहा ये टाइम नहीं है, मंथ है, आपने कहा 3rd मंथ, ये लो 3rd पॉइंट ऑफ टाइम। आपने कहा 3 महीने से, 1 2 3, ये क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम। और जब ऐसा यूज करेगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप समझ गए होंगे यहां पे ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये क्या था, एक पॉइंट ऑफ टाइम था। जब भी आपके पास पीरियड ऑफ टाइम होगा आपका आंसर 4 आएगा, जब भी आपका आंसर पीरियड ऑफ टाइम होगा आपका आंसर 4 आएगा, और जब भी आपका आंसर पॉइंट ऑफ टाइम होगा आपका आंसर सिंस आएगा। ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर आपका आंसर है पॉइंट ऑफ टाइम तो आपका आंसर हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका आंसर सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम पे आपका आंसर हमेशा ही 4 आएगा। यानी इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं यूज ऑफ सिंस और 4, यानी दोनों को अगर आइडेंटिफाई करें कि सिंस कब आएगा, 4 कब आएगा, दोनों को पहचाने तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे किस टेंस का यूज करना है, तो वहां पे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टेंस का यूज कब करेंगे, और यूज करते समय आपसे गलती नहीं होगी, आपको बस ये पहचानना है। अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे कहता है चलो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब वो कह रहा है कि आपको पहचानना है, अब मैं आपको बिना सेंटेंस दिए आपको बता सकता हूं और आप बता देंगे यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है। देखिए अब वो क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने दे, वो कहता है कि 5 वर्ष से, 5 साल से, 5 साल मतलब यहां से यहां तक, तभी तो होंगे 5 साल, ठीक है, ये हो गया। उसने कहा 1990 में, 1990 क्या आप ऐसे डिफाइन करेंगे 1990 को, नहीं ना, तो यहां पे आप 1990 को डिफाइन करेंगे डायरेक्टली उस टाइमलाइन पे, आपको जो एक टाइमलाइन दी होगी उस पर आप कहेंगे ये है 1990। मान लो ये 80 है, ये 90 है, फिर ये 100 है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 1990 की, तो ये वाला होगा। आप यहाँ पे बात करेंगे डायरेक्टली एक पॉइंट की, और जब एक पॉइंट की बात होगी तो वहां पे होगा पॉइंट ऑफ टाइम, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वो होगा सिंस, और जब आप बात करेंगे एक पीरियड ऑफ टाइम की तो जहां पे एक पीरियड दिया होगा वहां पे होगा 4।
तो इनको डिफाइन करने के लिए कि आपके सामने जो दिया है वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया है या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, उनको डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले यूज ऑफ सिंस और फॉर अच्छे से समझना पड़ेगा। इन दोनों वर्ड्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको अपने सेंटेंसेस में, कुछ सेंटेंसेस में इनको यूज भी करके देखना पड़ेगा कि अगर आपने सिंस लगाया है तो क्या आपका सेंटेंस में सही है। जैसे भी आप समझते हैं, इस तरीके से समझते हैं ये अच्छा है, डेफिनेट इंडेफिनेट से समझते हैं वो अच्छा है, जैसे भी आप फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा, दैट्स योर चॉइस, वो आपकी चॉइस हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं कि आपने जो आंसर लगाया है यहाँ पे आपने क्या सोच के इस आंसर को लगाया है, आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसी पे, तो इसके कंप्लीट सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करें, अगर ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें हम बात करेंगे सिंस की और फोर की, आपको दोनों प्रकार के सेंटेंस के चार चार बना के दिखाएंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिंस के साथ अगर बनाएं तो हम कह सकते हैं वह 2010 से इस शहर में रह रहा है, तो हम बनाएंगे ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी। और 2010 आपके लिए सर्टेन या अनसर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे लगाएंगे सिंस 2010। देखिए अगर आप मैच करके देखेंगे ना, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फोर, देन गिवन टाइम। तो इस प्रकार से आप एक कंप्लीट सेंटेंस आपके सामने होगा जिसमें आप बात कर सकते हैं कि उसमें सारी चीजें मेंशन की गई हैं जो कि हमने स्ट्रक्चर में बात की है। ठीक है, अब इसी का जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते समय कहेगा ही हैज नॉट बीन लिविंग in this city since 2010. He has not been living in this city since 2010. 2010 से वो इस शहर में नहीं रह रहा है। अब आपने इसको नेगेटिव बना दिया और नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। तो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव आप इसी प्रकार से बनाएंगे। जब आप थर्ड पे आएंगे, दैट इज इंट्रोगेटिव, आप यहां पे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे तो बनेगा हैज ही, वहां पे बीन, देन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। और यहां पे आपके पास आएगा एक क्वेश्चन मार्क, यानी लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना है। और जब इसी से आप फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ बनेगा हैज ही, फिर से नेगेटिव यानी नोट लगेगा, नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे जब ऐसा सेंटेंस, देखिए हमने एक के चार बनाए हैं, 1 2 3 4। जब आप एक से चार बनाएंगे तो इसी प्रकार से आप कोई भी चार बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो चार सेंटेंस बताए ना, चारों सिंस से रिलेटेड बताए हैं। अभी हम फोर से रिलेटेड भी नेक्स्ट चार सेंटेंस और बना सकते हैं जहां पे हम बात करेंगे फोर का यूज कब, कहां और कैसे करना है, फोर कहां पे आएगा और कब आएगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम बात करें फोर की, तो वहां हम कह सकते हैं कि जब आप यूज करेंगे ना यूज ऑफ फोर एट द प्लेस ऑफ सिंस, तो वहां पे आपको सिर्फ टाइम ही चेंज करना है। इसी सेंटेंस में अगर उसको यहां पे सिंस की बजाय फोर का यूज करना है तो उसे इस निश्चित समय को, ये जो आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया ना, इसे पीरियड ऑफ टाइम में बदलना पड़ेगा। अब 2010 से नहीं कहना होगा, अब उसे कहना पड़ेगा 10 साल से। आप नहीं बता पाएंगे 10 साल कब से कहां तक, जिसकी स्टार्टिंग जिसकी एंडिंग एग्जैक्ट ना पता हो उसे हम कैसे कह देते हैं, फिर वहां पे फिर वो कहलाता है डेफिनेट और इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाएगा आपका इनडेफिनेट। जैसे
अब हम कहते हुए 10 साल से इस घर में रह रहा है, 10 साल से, वह 10 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। He has been preparing for एग्जाम, और यहां पे सिंस की बजाय आएगा for 10 years. He has been preparing for exam for 10 years. तो यहां पे कह रहा है कि 10 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये है आपका सेंटेंस नंबर 1। जब आता सेंटेंस नंबर 2 पे, तो इसी का नेगेटिव, he has not been preparing for exam for 10 years. ये बना आपका सेकंड। जब इसी पे बनाता है आपके सेंटेंस नंबर 3 को, तो ही हैज, सॉरी यहां पे आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, हैज ही बीन preparing for exam, और इसी पे आएगा for 10 years। और इसी पे जब आते हैं तो नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर बना देगा फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ टाइप, मतलब यहां पे आएगा हैज ही नॉट बीन प्रिपेयरिंग for exam for 10 years। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे दोनों सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आने वाला है। यानी ये हमने जो 4 सेंटेंसेस बनाए ना, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव, फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी हमने 1 से ही 4 बनाए हैं। पहले हमने सिंस से रिलेटेड बनाए थे, अब ये हैं सभी सेंटेंसेस फॉर से रिलेटेड। यानी आप भी किसी भी टाइप के सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे वो हो सकता है सिंस से रिलेटेड या फिर फॉर से भी। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो 3 टेंसेस आज, यानी पहली क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे, दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आज जो हमने डिस्कस किए हैं, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो ये लास्ट हमने डिस्कस किया है उसमें हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहां तक मिला के हमारे 4 टेंसेस कंप्लीट होने के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। यानी प्रेजेंट से रिलेटेड हमने चारों टेंसेस को कंप्लीट किया है। अब आपको यहां पे क्या करना है, किसी भी एक टेंस को लेके उसके 4 सेंटेंसेस बना के देखने हैं। उसी तरह से फिर आप सेकंड पे आएंगे, फिर थर्ड पे आएंगे, फिर फोर्थ पे आएंगे। उससे पहले आपको एक बार कंप्लीट देख लेना है कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की हैं, क्या वो हेल्पिंग वर्ब्स सही है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग, प्लूरल के अकॉर्डिंग। आपने जो सिंस और फॉर का यूज किया, क्या वो सही है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, सर्टेन, अनसर्टेन, डेफिनेट, इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे आपके पास जो टाइम दिया गया वो कैसा है, आपने जो यूज किया वो कैसे यूज किया है। और कंटिन्यूस टेंस में बात करें तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, एम, आर। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज कर लेंगे डू और डज। परफेक्ट में बात करें तो आप यूज करेंगे हैज और हैव, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आप फिर से हैज, हैव के साथ बीन का भी यूज करेंगे। तो यहां तक आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे नेक्स्ट टेंस के बारे में। थैंक यू।